चलिए भारतीय मॉनसून पे हम शुरुआत करेंगे। भारतीय मॉनसून पे जब हम आएंगे तो मॉनसून शब्द को हमें पहले देखना होगा। मॉनसून क्या है, किस प्रकार से, ये डायग्राम आपको दिख रही है, इसमें कुछ भी अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये है ना डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी। क्या है ITCZ, किस प्रकार से ये ऊपर जा रहा है, ये क्यों ITCZ नीचे है, ये आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा मॉनसून क्या है, ठीक है ना। तो मॉनसून एक अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले आपको ये जानकारी रखनी होगी कि जो मॉनसून शब्द है इसका अर्थ अगर हम ले, शाब्दिक अर्थ ले, तो इसका अर्थ होता है पवनों का व्युत्क्रमण, या दो चार शब्द और है जो आ सकते हैं जिसके बारे में हमें चर्चा भी करनी है। कि मॉनसून को अगर हम देखें तो मॉनसून का शाब्दिक अर्थ होता है पवनों का व्युत्क्रमण। क्या होता है? पवनों का व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा का अर्थ होता है कि यहां पवने जो है वो पलट रही है। क्या हो रही है? पवनों का पलटना। या मैंने एक और अर्थ मैंने आपको लिखवाया होगा, अगर आपने पहले नोट्स वगैरह देखी होगी तो मैंने एक शब्द और दिया था, पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन। अच्छा, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा इन्वर्जन ऑफ विंड। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन ऑफ विंड। तो यहां पर जो विंड है, जो पवन है, वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है और इसी घटना को अरबी भाषा में मौसिम से डिनोट किया जाता है। यानी कि अरबी भाषा के मौसिम शब्द से जो है ना इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? ये मॉनसून है ना, मॉनसून। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, शायद PSC 2014 में पूछा था, 13 में पूछा था, लेकिन पूछा अवश्य था कि मॉनसून किस भाषा का शब्द है। हालांकि अब ये नॉर्मल हो चुका है, ये सभी को पता है कि मॉनसून एक अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन फिर भी कभी कभार ये होता है कि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न के आने की संभावना भी रहती है। ये कभी मत सोचना कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री, है ना। ये पढ़ते पढ़ते आप सोचते होगे ना, अरे यार अब क्या पूछेंगे। तो कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ कुछ इजी क्वेश्चंस को डालना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अगर सारे ही टफ दे देंगे तो फिर बच्चे घबरा जाएंगे और पता नहीं फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में जिनको नहीं होना है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो चले जाते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस को इजी बनाना जरूरी होता है। अगर आप UPSC में भी देखोगे तो कुछ क्वेश्चन जो है वो बड़े आसान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन टफ होते चले जाते हैं, कुछ समस्याएं बढ़ती है वहां पर। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉनसून किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा के किस शब्द से लिया है? मौसिम शब्द से लिया है। और मौसिम शब्द का अर्थ क्या होता है? पवनों का व्युत्क्रमण, या पवनों की दिशा में परिवर्तन, या पवनों का पलटना। अब ये घटना को हम जो देते हैं मॉनसून कहते हैं। और मैं हमेशा कहता भी हूं यह कि जब मैं मेंस भी पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मॉनसून का अर्थ कभी भी वर्षा नहीं होता है। वर्षा से संबंधित मॉनसून अवश्य है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्षा मॉनसून है। वर्षा मॉनसून का परिणाम है। क्या है? मॉनसून का परिणाम है। अर्थात ये जो पवनें आ रही है, इन पवनों की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, चूंकि ये बहुत लंबा समुद्री मार्ग तय करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो वह संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है वर्षा करा देती। तो ये पवनों के कारण वर्षा हो रही है, मानसूनी पवनों के कारण वर्षा हो रही है। इसको ये नहीं समझना है कि ये वर्षा ही मानसून है, गलत। अगर वर्षा मानसून है तो फिर पछुआ विक्षोभ भी बारिश कर रही है, वो भी मानसून है, फिर तो ऐसा नहीं ना। तो हम क्या कहते हैं? मानसूनी वर्षा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो मानसून है क्या? मानसून पवनों का व्युत्क्रमण की एक घटना है। वो कैसी घटना है ये आपको समझना है। यहां पर आपको देखिए, ये समर सीजन का आपको मैप दिया हुआ है और ये विंटर सीजन का आपको मैप दिया हुआ है। अब अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो हमारे भारत पर जो पवने हैं वो कैसे आ रही है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये पवने जो है वो उत्तर पूर्व से आती हुई नजर आ रही है आपको। आ रही नहीं आ रही है? तो ये जो उत्तर पूर्व से जो पवने आ रही है ये हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। किस सीजन की? शीतकाल की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम समर सीजन में पहुंचेंगे, भारत पर जो पवने हैं वो दक्षिण पश्चिम से आने लग रही है। कैसी आ रही है? दक्षिण पश्चिम से। तो ये जो मुड़ाव है, ये जो पलटाव है, ये पवनों का व्युत्क्रमण ही तो हुआ।
भारत में यहां से पौने आ रही थी शीतकाल में, तो आप ग्रीष्मकाल में जब देख रहे हो तो ये पौने दक्षिण पश्चिम से आने लगी, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पौने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनसून। अब मॉनसून की ये जो घटना है, अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यह घटना भारत में घटित होती है या भारतीय उपमहाद्वीप में घटित होती है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में भी घटित होगी, यह घटना जो है वो नॉर्थ अमेरिका में भी होगा, साउथ अमेरिका में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा। तो मॉनसून जो शब्द आया है, उस मॉनसून प्रकार की जो जलवायु एक शब्द निकलता है, देखिए कहीं पर किसी एक विशेषता के आधार पर वहां उस क्षेत्र विशेष की जलवायु को भी नामकरण किया जाता है, उसका नामकरण जो है वह किया जाता है। तो मॉनसून का सबसे अच्छा विकास अगर कहीं पर देखा गया है तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में देखा गया है, या इंडियन ओशन में। कहां पर देखा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में, जो हमारा हिंद महासागर है, वहां पर मॉनसून का सबसे अच्छा विकास माना गया है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र विशेष में जो भी जलवायु पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉनसूनी प्रकार की जलवायु कहते हैं। और यह मॉनसूनी प्रकार की जलवायु किसी भी महाद्वीप के आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं कोई भी एक महाद्वीप यहां पर ले रहा हूं, है ना, और ये 0 से 10 डिग्री वाला एरिया है, ये 0 से 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री, ये 25 से 35 वाला एरिया है, या मैं कहूं कि 30 डिग्री वाला एरिया है, ये 45 डिग्री वाला एरिया है, ये 65 डिग्री वाला एरिया है, और ये 90 डिग्री वाला एरिया है। तो ऐसा ही क्षेत्र नीचे भी होगा, साउथ हेमिस्फीयर में भी होगा। तो ये मॉनसून प्रकार की जलवायु, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि मैं इसके 3 भाग कर रहा हूं, किसी भी महाद्वीप का। मान लिया जाए कि ये एशिया का भाग है, इस एशिया के भाग को मैंने 3, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। ये वाला इसका पश्चिम का भाग है, ये वाला इसका पूर्व का भाग है, और ये वाला इसका मध्य का भाग है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने आपको वायुदाब की पेटियों में पढ़ाया है कि अगर 10 से 30 डिग्री के बीच में हम चल रहे हैं तो यहां पर व्यापारिक पौने सशक्त होगी नहीं होगी। और व्यापारिक पौने अगर सशक्त होगी तो एक शब्द ये भी बताया था कि व्यापारिक पौने किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर सबसे पहले जो है वह प्रभाव डालेगी। और अगर पूर्वी तट पर यह प्रभाव डाल रही है तो इसका अर्थ है कि यह पौने ज्यादातर बारिश यहां पर करेगी, फिर यह पौने यहां तक जाते जाते कम बारिश होगी, और यहां तक जाते जाते जो है वो शुष्कता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इस वाले भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वाले भाग पर हम सामान्यतः मानते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक यह वर्षा कराती है, जबकि मध्य भाग में 100 सेंटीमीटर से कम, और यहां पर याद रखना है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इस तरह से यहां पर वर्षा के आधार पर और तापमान के आधार पर 3 जलवायु क्षेत्र निर्धारित होते हैं। कितने डिग्री के बीच में, 10 से 30 डिग्री के बीच में। ऐसे यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, हर क्षेत्र में होंगे। उनकी विशेषता के आधार पर वहां पर कितनी वर्षा हो रही है, कितना तापमान है, इस आधार पर जो है उस क्षेत्र विशेष की जलवायु निर्धारित की जाती है। तो ये 10 से 30 डिग्री के बीच में हम मान लेते हैं कि संपूर्ण भारत आ रहा है। अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार देख रहे हैं अक्षांश से, तो हम मोटे मोटे तौर पे 30 डिग्री है ना, थोड़ा और बढ़ा लो 10-15 डिग्री। तो कोई जलवायु ऐसा थोड़ी है कि भाई 30 के बाद में 31 में आपको दूसरी मिल जाएगी, उसका प्रभाव तो रहेगा 2-4-5 डिग्री ऊपर नीचे। तो ये 10 से 30 डिग्री में लगभग भारत जो है वो पूर्ण रूप से आ रहा है। यही कारण है कि भारत में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि एशिया के पूर्वी भाग में हम वाले हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये मैप हमें दिखाई दे, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरे भूखंड के पूर्वी भाग में ही है, हम पूर्वी भाग में है ना, और 10 से 30 डिग्री के बीच में ही हम यहां पर 10 से 30 डिग्री के बीच में हम बसे हुए हैं, यहां पर बसे ही बसे। और महाद्वीप के पूर्वी भाग में होने के कारण याद रखना है हमारे यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही औसत वार्षिक वर्षा होगी। अगर भारत की औसत वार्षिक वर्षा देखनी है तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही है, अर्थात हम 112 से 118 मानते हैं। तो 112 से 118 सेंटीमीटर के हम औसत वार्षिक वर्षा देख रहे हैं, तो बिल्कुल है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पर याद रखना है इस प्रकार की जलवायु को कहा जाता है मॉनसूनी प्रकार की जलवायु। क्या कहा जाता है, अब समझना है मॉनसूनी प्रकार की जलवायु क्या। हालांकि जलवायु का टॉपिक शुरू होगा तब भी मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज, लेकिन मॉनसून शब्द आया है तो समझ लेना है। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर, क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर
10 से 30 डिग्री के बीच में जो जलवायु क्षेत्र पाया जाएगा उसे हम कहेंगे मानसूनी जलवायु क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? मानसूनी जलवायु। तो ये वाली जलवायु। और अगर किसी भी महाद्वीप के 10 से 30 डिग्री के बीच में अगर वह मध्य भाग में है तो यहां पर घास के मैदान होते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष तो यहां पर होंगे, डेसिडुअस आपके जो फॉरेस्ट होंगे वो यहां पर होंगे। जबकि उसके बाद अगर वर्षा कम हो रही तो झाड़ियां या घास ही आएगी। तो झाड़ी और घास के क्षेत्र को हम घास के, ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्णता वाले क्षेत्र में, इसीलिए जो आपके उष्ण घास के, उष्ण यानी उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वो यहां पर पाए जाएंगे, जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेषता आपको मुख्यतः अफ्रीका के सूडान क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इसे सवाना प्रकार की जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु कहा जाता है। यहां तक आते आते वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी कि मरुभूमि का निर्माण होने लग जाता है। इसलिए 10 से 30 डिग्री के बीच में किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में अगर जलवायु पाई जाएगी तो वह मरुस्थली प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? मरुस्थली, है ना। इसी प्रकार से अगर 30 से 45 के बीच में देखा जाए तो यहां पर चीन है, तो चीन में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उसे चीन समतुल्य जलवायु कहा जाएगा। फिर यहां पर भी घास के मैदान उगते हैं, लेकिन यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। अगर हम 30 से 45 के बीच में जाए तो न तो ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म, इसलिए शीतोष्ण प्रकार की जलवायु वहां पर पाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड वहां पर पाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? स्टेपी। तो यहां पर स्टेपी के मैदान आपको मिलेंगे, तो इसीलिए इसे स्टेपी टाइप या स्टेपी टाइप क्लाइमेट कहा जाता है, स्टेपी जलवायु कहा जाता है। समझ में आया? और इस 30 से 45 के बीच में किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में आपको भूमध्य सागर मिलेगा। तो भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको जलवायु क्षेत्र निर्धारित करते हैं। यहां पर आपको देखना होगा किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में 45 से 65 पे जाओगे तो ये कनाडा में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है लॉरेंशिया। तो उसके आधार पर लॉरेंशिया टाइप क्लाइमेट कहा गया है, वो भी पूर्व में है। कहां पर? 45 से 65 के बीच में। आया समझ में? 45 से 65 के बीच में यहां पर साइबेरिया का क्षेत्र आता है, इसीलिए यहां पर साइबेरियन तुल्य जलवायु कहा जाता है। 45 से 65 के बीच में यहां पर ब्रिटिश तुल्य आता है, जिसे आप ब्रिटिश तुल्य जलवायु के नाम, इस प्रकार से जो है जलवायु के नामकरण किया जाता है, जिसमें हमारी मानसून, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो घटनाएं घट रही है, मानसूनी घटना घट रही, उस आधार पर उस क्षेत्र विशेष को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर यह जलवायु पाई जाएगी, पूर्वी क्षेत्र में 10 से 30 डिग्री के अक्षांश के बीच में। यह हमेशा याद रखना, पूर्वी तट पर लिख के आने से कुछ नहीं होगा। 10 से 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली जलवायु मानसूनी जलवायु है। दूसरी खासियत, अगर किसी क्षेत्र विशेष में मानसूनी जलवायु है, जैसे ऐसी जलवायु जो है ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी आपको, कारपेंटरिया की खाड़ी के पास मिलेगी, तो वहां पर अगर आपको ये विशेषता मिलेगी जो हमारे भारत में है, पूरी की पूरी नहीं, लेकिन क्योंकि उच्चावच्ची दशाएं अलग अलग हो सकती है ना, स्थानिक कारक जो है वो अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु में आपको याद रखना है, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कैसी होगी? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी। जहां मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी वहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी औसतन। और यहां पर जो जलवायु होती है वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वनस्पति होगी वो वनस्पति पर्णपाती होगी, मानसूनी पर्णपाती वनस्पति यहां पर पाई जाएगी। और अगर किसी क्षेत्र विशेष में मानसूनी प्रकार की जलवायु है तो वहां पर 3 ऋतुओं का होना अनिवार्य है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। ये तो आपकी होगी ही होगी। तो हमारे यहाँ पर है ना, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हमारे यहाँ पे सब कुछ है। तो ये मानसूनी क्लाइमेट की अपनी विशेषता है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो मानसून के संबंध में मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें जो है वो समझ चुके होंगे। अब भारत में जो मानसून आ रहा है वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मानसून को गढ़ा गया है। आखिर ये मानसून किस प्रकार से आता है, इसके पीछे भी कई लोगों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए होंगे। तो सबसे मानसून के परिप्रेक्ष्य में जो सिद्धांत सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था वो काफी प्राचीन है और काफी प्रचलित भी था। हालांकि यह समय समय पर जो है लोग इसी संकल्पना को लेकर जो है मानसून की व्याख्या करते रहते हैं, जिन्होंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया होता है। जैसे गांव में भी जाओगे, जिसने थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमें पढ़ाया गया था, तो पहले यही सिद्धांत पढ़ाया गया था, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं पढ़ाया गया था।
ठीक है ना। तो ये सिद्धांत एमंड हेली भाई साहब ने जो है वो 1685 के आसपास प्रस्तुत किया था, जिसे तापीय संकल्पना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पनाएं हैं, मैं 2-3 संकल्पनाएं लूंगा, उस पर आपको चर्चा करूंगा। तो पहला जो है वो तापीय संकल्पना, जिसे थर्मल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसे परंपरागत सिद्धांत भी कहा जाता है या चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो तापीय संकल्पना है, इसे चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। थर्मल कंसेप्ट क्या है, तापीय संकल्पना क्या है। 1685 के आसपास, 1685 ईस्वी के आसपास जो है, इसे किसने प्रस्तुत किया था? एमंड हेली ने प्रस्तुत किया था। तो ये बहुत पुरातन संकल्पना है हमारे मॉनसून की उत्पत्ति के संबंध में। ये किस पर आधारित है? ये जल और थल के वितरण के आधार पर है। किसके आधार पर है? जल एवं थल के वितरण के आधार पर है। अब मैं क्यों कह रहा हूं जल और थल के वितरण के आधार पर है? जल और थल के वितरण का आधार पर अगर यह मानसून की उत्पत्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर तापांतर होगा और दाबांतर भी होगा। दाब में भी अंतर होगा और ताप में भी अंतर होगा। एमंड हेली भाई साहब ने यह कहा था कि जब भारत पर ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म काल में ये जो स्थलीय भाग जो होता है, तो स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होता है बजाय के पानी के, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा होती है, विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है ना, इसलिए पानी देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। ये इसकी विशेषता है। जबकि ये ग्रेनाइट से बना है, स्थलीय भाग अधिकांशतः ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये जो होता है, इसकी जो खासियत होती है, ये जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो ग्रीष्म काल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी गर्म होने के कारण याद रखना है, ये स्थलीय भाग पर हवाएं गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसके मुकाबले जो समुद्री भाग होगा वो ठंडा होगा। तो ठंडे होने के क्रम में यहां पर कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा। तो ये जो दाबांतर मौजूद हो जाता है जल और थल के वितरण के कारण, ये दाबांतर के कारण इस हाई प्रेशर से जो है वो पौने भारत की ओर प्रवेश कर जाती है और वर्षा करा देती है। क्या करा देती है? वर्षा करा देती है। समझे? तो इसी को उन्होंने कहा था कि ये मानसून जो है भारत में वर्षा कराता है और भारत में औसतन वर्षा मिल जाती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे की ओर बढ़ता चला गया, हमें तथ्यात्मक चीजें और कुछ वैज्ञानिक चीजें जब हमें पता चलती गई, तो यह कंसेप्ट जो है धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? इसे मानसून की उत्पत्ति के संबंध में नकार दिया। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये मानसूनी पवनें अगर अरब सागर से ही उत्पत्ति ले रही है, तो इनमें इतनी आर्द्रता नहीं होगी, और इतनी आर्द्रता और इतना लो प्रेशर तो भारत में जो है वो केवल और केवल इस कंडीशन में नहीं बन पाएगा कि इतनी ज्यादा पवनों को खींच ले और इतनी ज्यादा बारिश करा दे। ये पच नहीं रहा था कि इतनी ज्यादा बारिश, तो इस कंसेप्ट से हमें नहीं पता चलता है कि भारत में हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। और भारत में कितनी उच्चावच्ची दशाएं है, पश्चिमी घाट के इनको रोकेगी नहीं। अगर पश्चिमी घाट रोक रही है, तो इनमें इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो यहां तक खींचकर चली आए? तो ये सारी चीजों के बारे में जो है वह जवाब नहीं दे पा रहा था ये सिद्धांत। इसलिए जो है इस सिद्धांत को नकार दिया गया, और धीरे धीरे जो है हमारे सामने दूसरे सिद्धांत आते चले गए। और उन दूसरे सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत है हमारे पास, वो है ITCZ संकल्पना। ये फोन महोदय ने 1951 में प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1951 में। पूछा जा सकता है कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 1951 में H.Fon महोदय ने जो है यह ITCZ कंसेप्ट को जो है वो प्रस्तुत किया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि ITCZ है क्या, फिर आगे की ओर बढ़े। सही है ना? सबसे पहले हमें समझना होगा ITCZ क्या है। हालांकि मैंने पढ़ाया भी है, पिछले लेक्चर में आप जाओगे तो आपको ITCZ भी मिल जाएगा क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
ये पूछा जा चुका है मेंस में और प्री में भी पूछा जा चुका है, अभी पूछा जा चुका था शायद 21 में, है ना, पीएससी 21 में आईटीसीएट कहां पर बनता है, तो आपको विषुवतीय भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास बनता है, ये आपको ऑप्शन में था। हालांकि आंतरिक गहराई से जाए तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, लेकिन खैर ठीक है, फिर भी हम समझते हैं। देखिए आईटीसीजेड क्या है, आईटीसीजेड सबसे पहले आपको समझना है कि यह लो प्रेशर का एक क्षेत्र है। क्या है? लो, यानी कि निम्न दाब का एक क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के आसपास बनता है, भूमध्य रेखा के आसपास बनता है। आसपास की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आप ये धारणा बनाकर मत रखना कि आईटीसीजेड केवल भूमध्य रेखा पर ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आईटीसीजेड का विस्थापन होता रहेगा क्योंकि सूर्य का भी विस्थापन होता है, भ्रामक विस्थापन, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण सूर्य कभी उत्तरायण होता है तो कभी दक्षिणायन होता है। अब सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है और सूर्य का दक्षिणायन होना क्या होता है? सूर्य जब अपने उच्चतम स्तर पर या निम्नतम स्तर पर जब पहुंच जाता है, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, तो जब यह अपनी दिशा में परिवर्तन करता है तो उसको याद रखना है उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। देखो ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। सूर्य जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही विस्थापित होता है, न तो वह मकर रेखा के नीचे जाएगा और न ही वह कर्क रेखा के ऊपर आएगा। यह 12 महीने जो है वो यहां से यहां चलेगा और यहां से यहां चलेगा, यानी कि 3 महीने यहां से यहां तक आने में, 3 महीने यहां से यहां तक आने में, 3 महीने पुनः से यहां तक आने में और 3 महीने यहां से यहां तक आने में। इस दौरान भूमध्य रेखा पर वह 2 बार आता है, इसलिए आप कहते हो कि भूमध्य रेखा पर 2 बार आपको जो है वह सूर्य जो है वह लंबवत किरण डालते हुए आपको नजर आएगा। एक 21 मार्च और 23 सितंबर, आप 2 डेट बताते हो ना, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यह आ रहा है यहाँ पर, फिर 21 जून को यहां पर आएगा। तो भाई मार्च के बाद 3 महीने के बाद तो जून ही आएगा ना, अप्रैल मई जून ये यहां पर आ गया, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर फिर से भूमध्य पर आ रहा है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर को, यानी कि आप 22 दिसंबर को यहां पर देखते हो। तो इस प्रकार से यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का विस्थापन होता है। इतनी चीजें समझे आप। तो सूर्य का यहां पर उत्तरायण का अर्थ क्या है? देखिए उत्तरायण का अर्थ है कि जब यहां पर 22 दिसंबर को यहां पर आता है तो 22 दिसंबर के बाद यह अपनी दिशा में परिवर्तन करके जो है ऊपर की ओर चलना आरंभ करता है। तो यहां से हमारा याद रखना है उत्तरायण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि इसी के आसपास हम उत्तरायण का त्योहार भी मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति का त्योहार आता है, एक निश्चित तिथि को हम मनाते हैं। तो उत्तरायण मतलब क्या हो रहा है? सूर्य ने अपनी दिशा में परिवर्तन करके उत्तर दिशा की ओर बढ़ना चालू कर दिया है। और दक्षिणायन जब 21 जून के बाद जब सूर्य जो है वो नीचे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा तब हम कहते हैं कि भैया सूर्य का अब दक्षिणायन होना चालू हो गया है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का जो मध्यकाल होता है ना, तो यह बारिश के लिए अनुकूल माना जाता है। यानी कि जून, देखिए ये उत्तरायण हुआ, अब दक्षिणायन में यह दक्षिणी गोलार्ध में तो जाएगा नहीं, लेकिन दक्षिणायन होने लग गया तो यहां से वर्षा काल आरंभ होता है हमारा। हम 1 से 7 जून के मध्य बराबर बोलते हैं, लेकिन जून जुलाई और अगस्त के बीच में जो है हमें ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, फिर सितंबर से कम होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सितंबर के बाद यह लगभग दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। मानसून की सारी परिस्थितियां वहां पर विलुप्त होना चालू हो जाती है। तो ये ऐसे डायग्राम आपको जो है वो याद करके रखना पड़ेगी या समझ के रखना पड़ेगी कभी भी, ये समझने के लिए। तो अब समझते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है क्या। ये लाइन याद रखना है, यह एक लो प्रेशर का क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के आसपास बनेगा और इसका भी विस्थापन होगा। जिस प्रकार से वायुदाब की पेटियों का विस्थापन होता है उसी प्रकार से आईटीसीजेड का भी विस्थापन होगा। यह आईटीसीजेड बना। अब आईटीसीजेड है क्या? निम्न दाब का क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास निर्मित होता है। एवं कन्वर्जन शब्द क्यों लाया गया है, अभिसरण शब्द क्यों लाया गया है? अभिसरण का अर्थ होता है मिलना। कौन सी चीजें मिल रही है यहां पर मिल रही है दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें। ये जो व्यापारिक पवनें आएगी ना यहां से, ये दोनों व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में आकर मिलने का प्रयास कर रही है, अभिसरित होने का प्रयास कर रही है, कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः अभिसरण, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें
मिलने का प्रयास कर रही है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। मेंस में भी आपका उत्तर बन गया। ठीक है, वह निम्न दाब का क्षेत्र जो जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलने का प्रयास कर रही है, आईटीसीजेड कहला रही है। अब ये आईटीसीजेड आपको ये समझना है, या आईटीसीजेड ये समझना है, देखिए सामान्य परिस्थिति में मैं बना दूं यहां पर, मान लेते हैं कि सामान्य परिस्थिति में आपके यहां पर जो बेल्ट बन रहा है, वायदा की पीढ़ी पता है आपको? नहीं पता हो तो लेक्चर देखो पिछला, ठीक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकता। यहां पर 25 से 35 पर एक दूसरी पेटी बनेगी, फिर यहां पर आपकी कौन सी पेटी बनेगी? 55 से 65 के बीच में, और ये 75 टू 90 के बीच में एक पेटी बनेगी। बताता हूं कौन सी पेटी, लेकिन अभी ध्यान में रख लीजिए। ये 25 से 35 के बीच में बनेगी, ये 55 से 65 के बीच में बनेगी, और 75 से 90 के बीच में बनेगी। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट, और ये हाई प्रेशर बेल्ट। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है यहां पर पवनें चलेगी, ये वाली, इस प्रकार से, ये वाली, ठीक है, ये वाली पवनें चलेगी। तो इन पवनों को मैंने क्या नाम दिया है? जो 25 से 35 या उपोष्ण उच्च दाब पेटी से जो है वह विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर बहती, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। मैंने क्या कहा था कि वह निम्न दाब का क्षेत्र जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें अभिसरित होने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसे क्या कह रहे हैं? आईटीसीजेड कह रहे हैं। यह पेटी विषुवतीय निम्न दाब पेटी के नाम से जानी जाती है। अब यह वायुदाब की पेटी स्थिर नहीं है, सूर्य के उत्तरायण के कारण ये ऊपर की ओर खिसकेगी और दक्षिणायन के कारण नीचे की ओर खिसकेगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हम सूर्य के उत्तरायण वाली बात करेंगे यहाँ पर। अब जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होगा, आपको समझना है, अब जैसे ही उत्तरायण होगा, अब भूमध्य रेखा तो वहीं पर रहेगी, भूमध्य रेखा परिवर्तित नहीं होगी। मेरे को पता चले आप भूमध्य रेखा को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दो, भूमध्य रेखा वहीं पर होगी, लेकिन अक्षांश भी वहीं पर होंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये 25 से 35 वाले अक्षांश है, 25 से 35 वाले अक्षांश है। ये 45 से कौन सी वाले अक्षांश है? 50 वाले अक्षांश मान लेते हैं। और ये हम मान लेते हैं कि भाई 60 से 70 के बीच में है, और ये हम मान लेते हैं 80 से 90 के बीच में पेटी। मतलब थोड़े से मैंने आंकड़े चेंज कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि वायुदाब की पेटियों का खिसकाव होता है, ठीक। ये वाली पेटियां जस की तस रहेगी, ये नीचे की ओर वैसी की वैसी रहेगी, और ये पेटी वहां पर बनेगी। अब समझो, इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। अगर सूर्य का उत्तरायण हो रहा है तो इन पेटियों के बीच में गैप कम होगा, और इन पेटियों के बीच में गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन पवनें तो चलेगी। ये अगर मैं हाई प्रेशर बोलूं, ये लो प्रेशर बोलूं, ये हाई प्रेशर बोलूं, ये लो प्रेशर बोलूं, ये हाई, ये लो, और ये हाई, ऐसे ही है ना, यहां पर भी वही है। बस अब पेटियों का खिसकाव हो गया। अब ये समझना है कि जो लो प्रेशर 0 से 10 डिग्री के बीच में बन रहा है, वो सूर्य के उत्तरायण के कारण क्या होगा? सूर्य के उत्तरायण के कारण यह लो प्रेशर बेल्ट देखो कहां पर चला गया? 25 से 30 डिग्री के आसपास चल गया, यानी कि हमारे गंगा के मैदान के आसपास चल गया। गंगा का मैदान है ना 25 से 30 के बीच में, तो 25 से 30 डिग्री के अक्षांश पर यह आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाएगा। और आईटीसीजेड अगर यहां पर शिफ्ट हो रहा है तो हमारे गंगा के क्षेत्र पर जो है, या उत्तर भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बहुत। अब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो मैंने क्या कहा कि आईटीसीजेड यहां पर बन रहा है। और यहां पर आईटीसीजेड की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? वह क्षेत्र जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आने का प्रयास कर रही है। तो दोनों गोलार्धों की मतलब एक तो इस गोलार्ध की होगी ये व्यापारिक पवन, इसी से डिनोट कर देता हूं। एक तो ये होगी, क्योंकि इसी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से चलेगी ना व्यापारिक पवन, यही से चल रही है, बस अक्षांश जो है वो बदल गए। अब यहां से चलने वाली ये जो व्यापारिक पवन है, इसको तो हिमालय रोक लेगा, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर तो हिमालय है। ये पवनें भारत में प्रवेश नहीं करेगी, अब तो ये नहीं आएगी। जबकि सामान्य काल में देखो भारत पर कौन सी पवनें आ रही है? उत्तर पूर्व से आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। लेकिन अब ये जो सूर्य उत्तरायण हो रहा है, भारत में ये जो पवनें हैं इसको तो हिमालय रोक रहा है, फिर भारत में पवनें आएगी नहीं आएगी? आएगी भैया। ये इसको कंपेंसेट करने के लिए तो पवनें कहीं ना कहीं से तो आनी है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें है ना, यह इस लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है, लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन दिशा इनकी क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है।
अब आप कह रहे हो कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, तो इन्होंने दक्षिण पश्चिम का रूप कैसे लिया? तो यहां पर एक भाई साहब को याद करना पड़ेगा हमें, किसे? कोरियोलिस को। तो कोरियोलिस भाई साहब ये कहते हैं कि पौने उत्तरी गोलार्ध में हमारे दाहिनी ओर पलटती है। तो जैसे ही यह पौने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, यह किस ओर मुड़ना चालू कर देती है? दाहिनी ओर। और भारत यहीं पर मौजूद है, और भारत पर जो है दक्षिण पश्चिम से पौने आना प्रारंभ हो जाती है इस आईटीसीजेड की ओर। यही डायग्राम तो आपको यहां पर दी हुई है। देखो, ग्रीष्मकाल में आईटीसीजेड यहां पर शिफ्ट हुआ और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने जो है वो भारत की ओर आ रही है। तो यही जो फेनोमेना है, यही जो आपका मैकेनिज्म है मॉनसून के संबंध में, आपको समझना होगा। इसी घटना को आपने क्या कहा? मॉनसून कहा। सामान्य काल में जो है आईटीसीजेड देखो नीचे था, भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास था, तो पौने यहां पर आ रही थी उसको कंपेंसेट करने के लिए। जबकि आईटीसीजेड अब कहां शिफ्ट हो गया? यहां पर शिफ्ट होगा। इसी कंसेप्ट को क्या कहा गया है? आईटीसीजेड कंसेप्ट। ये फॉन महोदय ने बताया। तो फॉन महोदय ने क्या बताया है? आईटीसीजेड कंसेप्ट को बताया है, इतना याद रहेगा। और यह आईटीसीजेड याद रखना है, सूर्य के उत्तरायण के कारण। यहां पर शब्द लिख लेना, मैं दो लिखवा रहा हूं इस कंसेप्ट के बारे में। क्या लिखोगे? यही तो लिख दूं मैं, यहां पर लिखना है। क्या लिखोगे आईटीसीजेड कंसेप्ट में? आईटीसीजेड कंसेप्ट में आपको लिखना है कि सूर्य के उत्तरायण के कारण, सूर्य के उत्तरायण के कारण आईटीसीजेड कहां पर विस्थापित होता है? 25 से 30 डिग्री के अक्षांश पर। 25 से 30 डिग्री के अक्षांश पर। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कहां लिखोगे आप? शिवालिक के नीचे या गंगा के मैदान पर। शिवालिक के नीचे या फिर गंगा के मैदान पर। शिवालिक के नीचे या गंगा के मैदान पर। और जब भी आईटीसीजेड कंसेप्ट में आप पढ़ोगे कि आईटीसीजेड कंसेप्ट में जो है ये 25 से 35 डिग्री के अक्षांश पर कौन सी व्यापारिक पौने जो है वो भारत में प्रवेश करती है? तो दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ये सारी चीजें ऑप्शन में पूछी जा सकती है, ठीक है ना, कि आईटीसीजेड या भारतीय मॉनसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, आपको पूछा जा सकता है। तो उसमें से दिया जा सकता है कि आईटीसीजेड कंसेप्ट के अनुसार, है ना, भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने जो है वह प्रवेश करती है। सही या गलत है? तो सही है, ठीक है ना। और यह दक्षिणी गोलार्ध से जो है वो भारत में अगर प्रवेश कर रही है तो दक्षिण पश्चिम का रूप किसके कारण ले रही है? कोरियोलिस बल के कारण ले रही है, ठीक है ना। कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस प्रभाव के कारण, ऐसा लिख दीजिए। प्रभाव के कारण जो है वह ले रही है दक्षिण पश्चिम का रूप। ये सारी तथ्यात्मक चीजें याद हो जाएगी। चलिए, अब ये भी आपको समझना है कि केवल आईटीसीजेड कंसेप्ट जो है हमारे भारतीय मॉनसून की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। और भी समय के साथ साथ जो है कंसेप्ट आते चले गए। यानी कि आज अगर आपको भारतीय मॉनसून को समझना है, पूर्ण रूप से समझना है, तो एक किसी सिद्धांत को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि एक किसी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वह संपूर्ण मॉनसून की व्याख्या नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हो जिनको मिलाकर जो है भारतीय मॉनसून को समझा जाता है, ठीक है। तो उसी के क्रम में एक और सिद्धांत है जो आपको याद करना होगा। उस सिद्धांत की बात हम करेंगे, उसका नाम है जेट स्ट्रीम कंसेप्ट। कौन सा है? जेट स्ट्रीम कंसेप्ट, यानी कि जेट धारा सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो मॉनसून, भारतीय मॉनसून के संबंध में जेट स्ट्रीम कंसेप्ट जो है वह 1952 में, कब दिया गया? 1952 में, याद रखना है, पी डॉट कोटेश्वरम महोदय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? पी डॉट कोटेश्वरम महोदय के द्वारा जो है वो ना आईटीसीजेड अपना जेट स्ट्रीम कंसेप्ट को जो है वह दिया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने आईटीसीजेड कंसेप्ट को वैसा के वैसा रखा, उसमें एक चीज को जोड़ा, वो क्या था? जेट स्ट्रीम को। और इससे पहले का लेक्चर जो है ना, 2 लेक्चर पहले मैंने आपको जेट स्ट्रीम पढ़ाया है क्या है। और उन जेट स्ट्रीम में मैंने 2 जेट स्ट्रीम को सबसे महत्वपूर्ण बताया है भारतीय वर्षा के लिए, ठीक है। मॉनसून के लिए कौन सा है वो बताऊंगा मैं।
तो वर्षा कराने के लिए, भारत में वर्षा अच्छी कराने के लिए जो है वो 2 जेट पवन जो है हमारे लिए अनिवार्य है। दोनों जेट पवनों के नाम आपको याद चाहिए। पहला है उपोष्ण जेट पवन, और उपोष्ण जेट पवन के लिए बात करूंगा जब मैं शीतकालीन मानसून लाऊंगा। क्या लाऊंगा? शीतकालीन मानसून लाऊंगा। तो एक जेट पवन आपको याद रखनी है, कौन सी? उपोष्ण जेट पवन, यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट विंड। उपोष्ण जेट पवन, सब ट्रॉपिकल जेट विंड, ये कहां पर चलती है? ये सामान्यतः 25 से 35 डिग्री के अक्षांश पर चलती है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, सूर्य के उत्तरायण के कारण ये भी 40 से 45 डिग्री की ओर चली जाएगी, और सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो ये पुनः से कहां पर आ जाएगी? 25 से 30 डिग्री के अक्षांश पर आ जाएगी, यानी कि इसका भी विस्थापन होगा। और दुनिया में हमारे ग्लोब पर सबसे स्थायी जेट पवन अगर कोई मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? उपोष्ण जेट पवन। आंख मूंद के लगा के आना है, सबसे स्थायी जेट पवन कौन सी है? सब ट्रॉपिकल जेट विंड। ये सालों भर चलते रहती है। बस इतनी बात है कि सूर्य के उत्तरायण के कारण यह इसका शिफ्टिंग ऊपर की ओर हो जाएगा, और सूर्य के दक्षिणायन के कारण यह शिफ्टिंग कहां पर हो जाएगा? 25 से 30 डिग्री के अक्षांश पर हो जाएगा। तो ये समझना है आपको, पहली जेट पवन ये है। और दूसरी जो जेट पवन, ये स्थानिक जेट पवन है, ये स्थायी जेट पवन है, ये लोकल जेट विंड है। ये बनेगी और बिगड़ेगी, ये किसी स्थान विशेष पर बनती है, स्थानिक कारकों के आधार पर बनकर चली भी जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझना होगा। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन। ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विंड, तो इसको याद रखना है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विंड ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनिवार्य है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनिवार्य जेट विंड अगर आपको पूछी जाती है तो कौन सी है ना? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विंड। हाँ, मानसून का इसमें कोई लेना देना, इसका मानसून के लिए कोई लेना देना नहीं। कौन सी? उपोष्ण जेट विंड जो है ना, ये नहीं, ये पछुआ विक्षोभ के लिए जरूरी है। जो भारत में पछुआ विक्षोभ हम पढ़ेंगे ना, आपके सिलेबस में दिया है, देखिए पछुआ विक्षोभ है ना, तो पछुआ विक्षोभ जो बताया ना, उसके लिए ये जेट विंड काम आएगी। तो भारत में वर्षा कराने के लिए दोनों ही जेट विंड जो है वो जिम्मेदार है, समझा। लेकिन मानसून के लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अगर कोई जेट विंड जिम्मेदार है तो आप कौन से लगाओगे? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन को आपको लगाना होगा। और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन आप देख रहे हो तो याद रखना है, यह स्थानिक जेट विंड है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो पी कोटेश्वरम महोदय ने यह कहा कि तिब्बत का पठार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इस समय जो है तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठती है, तो नीचे लो प्रेशर बनेगा, और ऊपर जो है वह क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ऊपर मतलब मैं रशिया में, मंगोलिया में नहीं ले जा रहा हूं, मतलब वायुमंडल में ऊपर देखना, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां से जब यह बनता है तो यहां पर ऊपर की ओर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि प्रति चक्रवाती दशाएं बनती है। तो यहां से हर दिशा में क्या हो रही है? पवनें जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से जा रही है ऊपर से। तो ये पवनें जा रही है, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनको जाने दो कहीं पर भी। तो ये कोरोलिस प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ रही है। तो एक यहां से जो पवन है ना, एक यहां से जो पवन है, ये भारतीय क्षेत्र से होते हुए, है ना, ऊपर से विंध्य पर्वत होते हुए यह सोमालिया पर अवतरित होती है। कहां पर अवतरित हो रही है? सोमालिया पर। अवतरित का तात्पर्य यह है कि इसका गर्त लगता है। कोई भी जेट विंड जो है वो सर्कुलर आकार में बहेगी, इस प्रकार से ऐसी जा रही है, ऐसी फिर उठेगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर उठेगी, यानी कि श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलेगी। कोई भी जेट विंड जो है वो इस प्रकार से चलेगी। यहां पर ये चल रही है, ऐसी चल रही, नहीं चल रही। तो किसी भी जेट विंड के 2 भाग आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला आपको श्रृंग वाला भाग मिलेगा, क्रिस्ट जिसे आप कहते हो, और ये नीचे वाला ट्रफ मिलेगा जिसे आप क्या कहते हो? गर्त कहते हो। तो देखिए ये इसको कंसिडर करो, इमेजिन करो यहाँ पर कि ये किसी क्षेत्र पर अपना गर्त डाल रही है। तो गर्त डाल रही है तो ये जेट विंड वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, नहीं करेगी? तो यहां इसके नीचे जहां पर किसी भी जेट विंड का गर्त जाता है वहां पर हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर अगर बन रहा है तो हम कहेंगे ना यहां नीचे प्रति चक्रवाती दशाएं बनेगी, यानी कि यहां से चारों पवनें निकलेगी, फिर बाहर निकलेगी। तो ये वाला भाग अगर कोई मुझ पर प्रेशर डाल रहा है तो मैं यहां से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा, या पवनें जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी, नहीं करेगी? करेगी। तो ये जो सोमालिया वाला जो भाग है ना, यहां पर इस जेट विंड का गर्त आता है। क्या आता है?
जेट विंड का यहां पर गर्त आता है, इसीलिए यहां पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीष्म काल की। और इसी ग्रीष्म काल में जो है, एक मिनट है, ये मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, चलो जान दो। इसी ग्रीष्म काल की अगर हम बात करें तो इसी ग्रीष्म काल में ये जो भूमध्य रेखा है, यहां से दक्षिणी गोलार्ध से जो है वो व्यापारिक पवनें आ रही है, इस प्रकार से आ रही है ना, और ये इस प्रकार से यहां से दक्षिण पश्चिम का रूप लेते हुए भारत की ओर आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। और जब भारत को ये दक्षिण पश्चिम की ओर डाल रही है तो ये हाई प्रेशर करेगा तो इन पवनों को धक्का देगा, थ्रस्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, उनको प्रेरित करता है कि तो जा भारत की ओर। तो ये जो हाई प्रेशर सोमालिया पर इस जेट विंड के कारण बन रहा है ना, यही कारण है कि भारतीय मानसून 1 से 7 जून के बीच में केरल के तट पर आगमन करता है। अगर ये जेट विंड ना होती तो फिर भारतीय मानसून जो है वो इतनी तीव्र गति से नहीं आता, और अगर तीव्र गति से नहीं आता तो इतनी ज्यादा वर्षा भी नहीं करा पाता। अगर भारत में आज औसतन 118 से 120 या 112 से 120 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वह इस तिब्बत के क्षेत्र से उठने वाली ये जो जेट विंड है, इसका अहम रोल होता है, समझे। तो ये जेट विंड, अगर आपको क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है कि भारत में मानसून विच्छेदन के कारण को बताइए, मानसून विच्छेदन यानी कि मानसून ब्रेक, मानसून ब्रेक कब होगा। मानसून ब्रेक का अर्थ होता है कि एक समय पर बारिश हो जाना और लंबे समय तक फिर 1, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक बारिश न होना, इसे हम कहते हैं मानसून ब्रेक। क्या कहते हैं, मानसून ब्रेक। तो उसके बीच में ये भी कारण है, मानसूनी पवनों को कमजोर करने के लिए ये जेट विंड न होती तो ये पवनें कमजोर होती और भारत में इतनी वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि कमजोर चीज कहीं पर भी पलट जाती, पलट जाती, तो भारत में इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती और मानसून कुछ समय के लिए रुक जाता। फिर ये जेट पवन बनेगी, फिर सशक्त होगी और फिर मानसूनी पवनें भारत में आएगी तो मानसून ब्रेक हट जाएगा और वर्षा हो जाएगी। तो ये एक कारणों में से एक है। तो आज अगर भारत में मानसून सही समय पर पहुंचता है तो उसके पीछे कौन सी जेट पवन जिम्मेदार है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन जिम्मेदार है। तो ये कंसेप्ट जो है यह बताया गया था। और याद रखना है कि यह परिस्थितियां कब तक बनी रहेगी, यह परिस्थितियां बनी रहेगी जब तक सूर्य उत्तरायण है। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन सितंबर में चला जाएगा, परिस्थितियां वापस से पुनः से वैसी हो जाएगी, यानी कि आईटीसीएल कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तिब्बत के पठार पर ये गर्म नहीं होगा तो ये विंड भी नहीं बनेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। वो जो जेट पवन जो 45 उपोष्ण जेट पवन जो 45 डिग्री पर गई थी, वो पुनः से 25 से 30 डिग्री पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यानी कि वायुदाब की पेटियां पुनः से 25 से 35 पर आ जाएगी और भारत पर उत्तर पूर्व से पवनें चलने लग जाएगी। ये वाली कंडीशन आपको पुनः से देखने को मिल जाएगी। ये तो ग्रीष्मकाल की कंडीशन। फिर विंटर सीजन में आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। भाई ये वाली जो है यार, ये देखिए सब ट्रॉपिकल जेट विंड आ गई अपने यहां से वापस से, ये दिया है ना आपको यहाँ पे, देखिए सब ट्रॉपिकल जेट विंड आ रही है, ठीक, और ये पवनें चल रही है यहाँ पर। ये सारी कंडीशन पुनः से वैसी की वैसी हो जाएगी। अब शीतकालीन मानसून कैसे आता है वो बात की बात है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें यह समझना है कि भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है। भारत में आगमन तो आप देख लिए हो कि हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। हमने जेट विंड कंसेप्ट भी देखा और आईटीसी जेट कंसेप्ट को भी देखा। अब कुछ तथ्यात्मक चीजें देखनी है कि भारत में जब मानसून प्रवेश करता है तो वह समय हमारे लिए माना जाता है 1 से 7 जून के मध्य। अगर 1 से 7 जून के मध्य अगर भारत में मानसून आगमन होता है तो यह अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन जलवायु परिवर्तनों के कारण, याद रखना है, जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह समय जो है आगे पीछे होते रहता है। लेकिन हम सामान्यतः क्या मानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन जो है वह 1 से 7 जून के बीच में हो जाता है। और 1 से 7 जून के मध्य अगर मानसून का आगमन हो रहा है तो याद रखना यह सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में केरल राज्य पर दस्तक देता है। कहां पर, केरल। देखिए ये छोटा सा हिस्सा है लक्षद्वीप का, हालांकि यहां पर भी वर्षा होती, केरल में होती तो लक्षद्वीप पर भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा राज्य कौन सा लगता है आपके लिए, केरल। तो ये जो मानसूनी पवनें है ये सबसे पहले कहां पर टकराएगी, केरल राज्य पर टकराएगी। और केरल राज्य जो है वो पास में होने के कारण
सबसे ज्यादा वर्षा को प्राप्त करता है। फिर याद रखना है इनकी दूरी बढ़ती जाती है, तो याद रखना है थोड़ी थोड़ी वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होती हुई चली जाती है। तो केरल पर सबसे ज्यादा वर्षा करेगा, फिर कर्नाटक के तट पर जो है वो कम करेगा, फिर कोंकण तट पर कम करेगा, फिर याद रखना है यह गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो कितने समय बाद कर रहा है, समझो यहाँ पर है ना 1 से 7 जून के मध्य केरल के तट पर अगर पहुंच गया तो 2-1 दिन बाद जो है वो कर्नाटक के तट पर पहुंचेगा, फिर 1-2 दिन बाद जो है वो मुंबई के तट पर पहुंचेगा, फिर 1-2 दिन बाद जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंचेगा। तो जब केरल के तट पर दस्तक देता है तभी हम खुश हो जाते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि अगर केरल पर दस्तक दे दी है तो 7 से 8 दिन में जो है मानसून हमारे यहाँ भी पहुंच सकता है। जैसे 7-8 जून को यहाँ पर पहुंचा है तो हम लगभग क्या मानते हैं 10 से 15 जून के बीच में जो है हमारे यहाँ पर भी वर्षा हो जाएगी। हम यही मान के चलते क्योंकि मानसूनी पवन है उसके पीछे पीछे हमारे प्रदेश में भी प्रवेश करेगी 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 करेगी। अब समझो अब होता क्या है, 1 से 7 जून के मध्य सामान्यतः जो है केरल के तट पर मानसून दस्तक दे देता है। किंतु अगर यह पवनें बहुत ज्यादा सशक्त होती है, हो सकता है कि जेट विंड काफी ज्यादा सशक्त हो सकता है कि बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। हमें नहीं पता ना कि व्यापारिक पवनें कैसी चल रही है, हमें नहीं पता ना कि ये दाब की पेटियां कितनी सशक्त बनी हुई है। हो सकता है किसी कारण से वायुदाब की पेटियां बहुत ज्यादा सशक्त हो जाए, और वायुदाब की पेटियां अगर सशक्त होती है तो दाबांतर भी बढ़ जाता है, और अगर दाबांतर बढ़ता है तो उतनी तीव्र गति से पवनें भारत में प्रवेश करेगी और उतनी तीव्र गति से जेट विंड भी धक्का देगी। तो बहुत ज्यादा गति के कारण क्या हो सकता है कि यहां पर प्रस्फोटन जैसी कंडीशन बन सकती है, यानी कि जो बादल फटने की जैसी घटनाएं कहते हैं ना हम जिसे, तो बादल फटने की घटनाएं यहां पर बन सकती है। और जब बादल फटने की घटनाएं जब बनती है याद रखना है तो वह अल्प समय में बहुत ज्यादा बारिश करा देता है। तो ये केरल के तट पर अगर मानसून बहुत जल्दी प्रवेश कर लेता है, अचानक से प्रवेश कर लेता है, तो लंबवत बादल बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस, मैंने कहा है बादलों के लेक्चर में, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन सकते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगर बनते हैं तो याद रखना है यहाँ पर अल्प समय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और बाढ़कारी स्थिति बना देती है। तो ऐसी स्थिति जो है केरल के तट पर बन सकती है और इस कंडीशन को कहा जाता है मानसून प्रस्फोटन। क्या कहा जाता है? मानसून बस्ट। क्या कहा जाता है ना? तो मानसून प्रस्फोट क्या है? 1 से 7 दिन के मध्य जो है वह मानसून का केरल के तट पर अचानक आगमन जो बाढ़कारी स्थिति को उत्पन्न करता है, हम उसे क्या कहते हैं? मानसून बस्ट कहते हैं। ठीक है, ये गर्जन, चमक, बिजली, आंधी, तूफान के साथ यहाँ पर वर्षा कराएगा, मतलब कराएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? मानसून बस्ट। अब चलते आगे की ओर बढ़ते हैं। अब भारत में वर्षा है तो भारत में याद रखना इस मानसून को मुख्यतः हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं। कितने भागों में? 2। कौन कौन से? एक, मानसून भारत में जो है वो वर्षा जो कराएगा वो अरेबियन सी से होकर कराएगा, और दूसरी जो है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो है वो वर्षा कराएगा। अगर वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए करवा रहा है तो फिर हम उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में जानेंगे, है ना। तो और अगर वह अरेबियन सी से आ रहा है तो अरेबियन ब्रांच की हम कहेंगे, अरेबियन ब्रांच कहेंगे हम उसे, या अरब सागर की शाखा कहेंगे हम उसे। तो 2 भागों में है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी अरब सागर की शाखा से। अपनी नोटबुक वगैरह में जो है वह लिखते हुए चलना है, क्योंकि मैं हर क्षेत्र के अब आपको जो है वर्षा की मात्रा बताऊंगा, ये जरूरी है। हर क्षेत्र विशेष की कम से कम मोटे मोटे तौर पर आपको वर्षा पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न जो है जो वर्षा से संबंधित होगा वो आप आसानी से बना पाओ। ठीक, तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले बना दूं कुछ महत्वपूर्ण जो है वह पर्वत। ये पश्चिमी घाट है, ये सतपुड़ा है, ये मैकाल है, ये विंध्य है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां है यहाँ पर, गिरनार, वर्धा वगैरह। ठीक है, ये अरावली है, ये शिवालिक है, ये अरावली श्रेणी जा रही है, ये शिवालिक है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है, हिमालय है, और ये पहाड़ियां भी मौजूद है यहाँ पर, गारो खासी जयंतिया, और ये पूर्वी घाट इस प्रकार से। ठीक है, ये पर्वतीय संरचना जो है वो भारत में मैंने मोटे मोटे तौर पर बना दी है। समय हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे।